हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए बेटा हम क्लास 12 बायोलॉजी का कंप्लीट मॉडल पेपर लेके आए। जी हाँ, इसमें आपको हम कंप्लीट प्रॉपर में सॉल्व कर देंगे, यानी कि 70 नंबर का ये बेटा पेपर है जो कि 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए है। और 70 में 70 का हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। बाकी हिंदी क्लास चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको चैप्टर वाइज पढ़ा ही रहे हैं, इंग्लिश का भी टॉपिक वाइज चल रहा है, मतलब आपको पूरा कंप्लीट करवा दे रहे हैं। ठीक है ना, किसी प्रकार कोई इशू नहीं आनी चाहिए बेटा। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको बेटा मिलेगा और ये 3 घंटे 15 मिनट में आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है। अगर जो 1 नंबर का है उसको आप टाइम के अकॉर्डिंग अगर बांट लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, तो हर चीज को आप टाइम के अकॉर्डिंग करके आप अगर सॉल्व करेंगे तो अच्छा से अच्छा मार्क्स आपको मिलने वाला है बोर्ड परीक्षा के अंदर। प्रारंभ के 15 मिनट आपको बेटा प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न करना क्या रहेगा आपके लिए अनिवार्य रहेगा और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा करना रहेगा। मतलब कि आपको चित्र बना के फिगर बना के करना रहेगा। क्लियर है? प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, मतलब कि आपका बेटा अंकित है। सबसे पहले बेटा क्या रहने वाला है आपका बहुविकल्पी रहेगा, बोले तो बेटा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। क्लियर है? पहला यहाँ पे है बेटा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब आपको राइट ऑप्शन क्या करना है, चॉइस करना है और उसका उत्तर जो है मेंशन करना अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। पहला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। देखिए, एक स्त्री केसर होता है। जब स्त्री केसर की बात करेगा तो वो मादा जननांग में आ जाएगा। पुंकेसर की कभी भी बात करें तो बेटा नर जननांग में आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत सर? नहीं। उसके बाद अगला यहाँ पर प्रभाविता एवं पृथक्करण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था बेटा? मेंडल ने किया था। मेंडल ने किया था। ठीक ना। लेमार्क ने तो बेटा लेमार्क बात जो है ये विकास के सिद्धांत पर था, लेकिन मेंडल ने प्रभाविता पृथक्करण का नियम साथ ही साथ स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी किसने दिया था बेटा? याद कर लीजिए, वो दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक प्रश्न और आता है कि ये कितने भी प्रयासी लक्षणों पर प्रयोग किया था मटर के? बेटा 7 लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी थी? जो जीनी अभियांत्रिकी की नींव है वो किस एंजाइम की खोज से पड़ी थी? तो वो पड़ी थी बेटा प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम। क्या है नाम? प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम की खोज से जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी थी। अगला यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्टिव है, 4 ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे रहेंगे, आप कर लेंगे। क्या यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें हमेशा और हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो याद कर लीजिए बेटा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। क्लियर है? अगला आपका बेटा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके 1-1 नंबर के हैं। पहला क्या है प्रश्न यहाँ पे? दूसरा क अंकुरित परागकण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बेटा क्या है? वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र पर हमारे क्या है? परागकण है और ये जो परागकण है क्या हो रहे हैं बेटा? अंकुरित हो रहे हैं। बस दैट्स ऑल मैटर, और आपको कुछ भी नहीं बनाना है। इतना भी बना देंगे तो आपका बेटा काम हो जाएगा। इतना ही ड्रा कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त चक्र का क्या है, किसे कहते हैं? यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहा जाता है? तो सीधा बोल देना है कि प्रत्येक 28 दिन के अंतराल में महिलाओं में गर्भाशय के अंदर से अनिषेचित अंडाणु का रक्त के रूप में बाहर आना मासिक चक्र बोले तो मेंस्ट्रुएशन फेस कहलाता है या साइकिल कहलाता है। ये जो प्रावस्था होती है आवर्त यानी मासिक प्रावस्था यानी मेंस्ट्रुएशन फेस कहलाती है। 11 से 12 वर्ष की उम्र में आवर्त चक्र प्रारंभ हो जाता है जिसे हम लोग रजोदर्शन कहते हैं, और मैंने कल ही आपको चैप्टर में पढ़ाया है 40 से 45 वर्ष की उम्र में यह चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है जिसे रजनोवृत्ति नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे पेपर में आया हुआ है आपका, क्या है? वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि वो बेटा कलर में भेद नहीं उत्पन्न कर पाता, इसीलिए वर्णांध व्यक्ति नहीं बनाया जाता। मतलब कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। वर्णांधता लिंग
सूत्री अप्रभावी अनुवांशिक विकार है जो एक्स क्रोमोसोम में हुए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को बेटा रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है घ वाला, क्या है? समजात तथा समरूपता में अंतर लिखिए। मतलब समजात और समरूपता में बेटा क्या लिखना है? अंतर लिखना है। तो समजात अंग क्या होते हैं और समरूप अंग क्या होते हैं? समजात और समरूप में आपको समझ में आ रहा होगा। इसे समजात मतलब जो संरचना में उत्पत्ति में समान होते हैं, समरूप में जो दिखाई देते हैं, क्या समान कार्य दिखाई देते हैं लेकिन उत्पत्ति और रचना में भिन्न होते हैं। तो समजात अंग ये अंग रचना उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर ये वाह्य रचना में क्या होते हैं बेटा? भिन्न होते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े की अगली टांग, ये दोनों देखने में तो समान है लेकिन कार्य बेटा क्या है? इनका भिन्न है। समरूप अंग ऐसे अंग जो रचना उत्पत्ति में भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं। उसे समरूप अंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए तितली एवं चमगादड़ के पंख, जो तितली और चमगादड़ के पंख होते हैं वो हमारे समरूप अंग के क्या बेटा? उदाहरण है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है? जो नागफनी का पौधा होता है उनकी पत्तियां बेटा कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आप लिखेंगे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधों को जल की कमी, ताप, लवणता जैसी कई समस्याओं का सामना करने के लिए इन्हें स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन जीवधारियों को आकारिकी परिवर्तन दिखाई देता है। और इसी कारण है कि नागफनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में क्या होती है बेटा? रूपांतरित हो जाती है और इनकी जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक चली जाती हैं। अब देखना लघु उत्तरी टाइप फर्स्ट, लघु उत्तरी टाइप फर्स्ट बेटा यहाँ पे 3-3 नंबर वाले सवाल हैं। प्रश्न क्या है तीसरा का? प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? इन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। मतलब प्रतिजैविक किसे कहते हैं और दो प्रतिजैविक के आपको बेटा क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो किसे कहते हैं प्रतिजैविक? क्या होता है? तो प्रतिजैविक जीव शरीर में पनपने वाले हानिकारक रोगाणुओं के प्रति शरीर की क्या करते हैं बेटा? रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। प्रतिजैविक का जो निर्माण होता है वो प्रायः उन सूक्ष्म जीवों से होता है जिनसे कोई विशिष्ट रोग क्या हुआ हो? उत्पन्न हुआ हो। वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रथम प्रतिजैविक बेटा कौन है? पेनिसिलिन है। किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। जो जीवाणुओं की वृद्धि के लिए क्या करता है? अवरुद्ध करता है। कहते हैं ना कहीं पे चोट लग जाती है यार पेनिसिलिन यूज कर लीजिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखिए बेटा। संलग्नता क्या होता है और विनिमय क्या होता है? तो सबसे पहले डाले बेटा सहलग्नता क्या होता है। समजात गुणसूत्र में एक ही प्रकार के जीन्स की उपस्थिति को सहलग्न जीन एवं इस गुण को बेटा सहलग्नता कहा जाता है। सहलग्न जीन्स गुणसूत्र के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है बेटा? स्थानांतरित होता रहता है। और विनिमय क्या होता है? समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स के मध्य अनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विनिमय कहलाता है। आगे लिखेंगे विनिमय प्रक्रिया के द्वारा ही युग्मक में लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण अलग अलग होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। वो बेटा प्रश्न कौन सा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसका उपयोग बताइए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कभी चोरी हो गई तो आप क्या करेंगे? चोर की पहचान भाई कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया सर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम चोर की पहचान कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार का परीक्षण है यानी कि टेस्ट है जो व्यक्ति की पहचान उसके पैतृक संबंधों एवं उसके व्यक्तिगत के लिए किया जाता है। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लार, बाल, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्राणु का आदि हम लोग क्या करते बेटा? प्रयोग करते हैं। अब फिंगरप्रिंटिंग के क्या क्या बेटा उपयोग है? मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है इसका उपयोग कहां पर करते हैं? चोरी हो जाता है जब, यानी न्यायालय जांच जैसे मर्डर, बलात्कार आदि में ये क्या करता है? हेल्प करता है। पैतृक संबंध का पता लगाने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। साथ ही साथ विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में भी क्या करता है? ये बहुत ही हेल्प करता है।
अगला यहाँ पर बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या है 4 का क, सहभोजिता एवं सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। मतलब सहभोजिता क्या होता है और सहोपकारिता किसे कहते हैं, ये वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो सहभोजिता बेटा क्या होता है, यह एक ऐसा पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले जंतुओं में से केवल एक को ही लाभ होता है, दूसरे को न लाभ होता है न ही हानि होता है, उसे बेटा सहभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आर्किड के पौधे एवं आम के वृक्ष में होने वाली पारस्परिक क्रिया में केवल आर्किड के पौधे को ही लाभ होता है और आम के वृक्ष को न तो लाभ होता है न ही हानि होती है, उसे क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। सहोपकारिता क्या होता है बेटा, ध्यान देना। सहोपकारिता अथवा सहजीविता, देखिए सहोपकारिता सहजीविता दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले दो या दो से अधिक जीवों का क्या होता है बेटा, लाभ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत अच्छा, उसे कहते हैं सहोपकारिता कहा जाता है। अगला है यहाँ पे उदाहरण, जैसे लाइकिन सहोपकारिता का क्या होता है बेटा, एक उदाहरण होता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, क्या है, वैक्सीन क्या है। इन्हीं दो वैक्सीन के नाम लिखिए और उनसे होने वाले लाभ को भी लिखना है। वैक्सीन किसे कहते हैं, दो वैक्सीन के लाभ और उनके नाम भी लिखना है। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं। वैक्सीन क्या होता है, जीव विज्ञान विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है तथा इस क्रिया को बेटा क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। यानी कि जो हमें वैक्सीन लगाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है बेटा, टीकाकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीकाकरण कहा जाता है। जैसे दो वैक्सीन, टीका ही बेटा वैक्सीन होता है, कहते नहीं, इन्हों बेटा कोवैक्सीन दे दीजिए, यानी कि इनको हम टीका लगा रहे हैं कोरोना का, तो चेचक का टीका और पोलियो का टीका, तो ये दो वैक्सीन के नाम हैं, चेचक का टीका, पोलियो का टीका। चेचक का टीका कहाँ उपयोग किया जाता है, तो 1996 में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किया था और इस टीके को वैक्सीनिया नामक विषाणु से तैयार किया जाता है। पोलियो का टीका, इस टीके का आविष्कार डॉक्टर जोनास सॉन्क ने किया था और वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन को द्रव के रूप में 2 बूंद 5 साल तक के बच्चों को बेटा पिलाया जाता है। अच्छा, अगर ये भी प्रश्न आ जाए कि वह कौन सा टीका है जो ड्रॉप में दिया जाता है, ड्रॉप के फॉर्म में और फॉर्मेट में, रूप में, तो आप सीधा बोलिए पोलियो का टीका। उसके बाद यहाँ क्या बेटा, ड्रग्स। ये ड्रग क्या होता है, यानी ड्रग्स क्या होता है, स्मैक और चरस कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। आप लोग सुनते होंगे सर वो ड्रग्स का आदी है, ये ड्रग्स का आदी नहीं है, वो ड्रग्स कोई आपका कोई नशा नहीं है, बल्कि ड्रग्स का मतलब होता है जब किसी चीज का आदी हो जाना और ना मिलने पर आपके अंदर बेचैनी उत्पन्न हो जाती है या आप परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर हाई, बहुत सारी चीज का घटना घटने लगता है। जैसे मान लीजिए आप प्रतिदिन खाते हैं चावल और आपको हफ्ते में 1 दिन चावल ना मिले तो आप परेशान हो जाएंगे, अरे चावल क्यों नहीं बना। उसी प्रकार जब हम औषधियों का सेवन आवश्यकता से अधिक और निरंतर करने लगते हैं तो व्यक्ति उन औषधियों का क्या हो जाता है बेटा, आदत हो जाती है। व्यक्ति को उन औषधियों क्या हो जाती है बेटा, आदत हो जाती है, उसे ही ड्रग्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, ड्रग्स कहते हैं। और जब व्यक्ति को वह पदार्थ नहीं मिलता, वह औषधि नहीं मिलती, तो कई परेशानियों से गुजरने लगता है और इन्हीं औषधियों को नशीली दवाएं या ड्रग्स कहा जाता है। अब बात करते हैं स्मैक और चरस की। तो जो स्मैक होता है यह एक प्रकार का ओपियोइड होता है जिसे हीरोइन नामक से तैयार किया जाता है, या हीरोइन नाम से भी जाना जाता है इसे। प्राय सफेद भूरे रंग का पाउडर होता है जिसे व्यक्ति नाक के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से लेता है, या नाक के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से ले सकते हैं। इसे अफीम के पौधे से बनाया जाता है। चरस की बात करें तो चरस को कैनाबीस नामक पौधे से बेटा तैयार किया जाता है और इसे पौधे से अलग करके छोटी छोटी गोली के रूप में बनाया जाता है। विशेषतः भारत, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में इसका प्रचलन बेटा क्या है, सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, प्रतिरक्षा क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। मतलब कि इसका वर्क फ्लो आपको समझाना है। तो प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिरक्षा का मतलब होता है जो रोगाणुओं से हमें रक्षा प्रदान करें, उसे बेटा क्या कहते हैं हम लोग,
प्रतिरक्षा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी कि प्रतिरक्षा का अर्थ जीव विज्ञान में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए भी एक विशिष्ट प्रणाली होती है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं बेटा उपार्जित प्रतिरक्षा, यहाँ पे दिया है उपार्जित प्रतिरक्षा को ही विशिष्ट प्रतिरक्षा कहा जाता है। या बेटा आप उपार्जित बोलिए या बोलिए विशिष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा, क्रिया विधि पूछा है तो चलिए हम लोग समझाते हैं इसको। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र के प्रथम दोनों स्तरों को पार करके संक्रमण स्थापित करने में सफल हो जाता है तो तृतीय स्तर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रारंभ होती है। इसे उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा या अनुकूली प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा रोगाणु विशिष्ट होती है तथा उच्चतम स्तर की रक्षा उपलब्ध कराती है। स्मृति इसका विशिष्ट लक्षण है। किसी रोगजनक से पहले कई बार सामना होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करता है और इस पहली अनुक्रिया को ही प्राथमिक अनुक्रिया बेटा कहा जाता है। और यह अनुक्रिया धीमी व कम तीव्र होती है। जब उसी व्यक्ति का रोगजनक से दूसरी बार सामना होता है तो द्वितीयक अनुक्रिया प्रकट होती है। इसे पूर्व वृत्तीय या फिर एन एमनेस्टिक अनुक्रिया भी कहते हैं और यह अधिक क्या होती है बड़ा तीव्र और क्या होती है शक्तिशाली होती है। तो ये इसका क्या रहा वर्क फ्लो रहा। उसके बाद अगला यहाँ पे पर परागण क्या होता है और इसके लाभ और हानि लिखिए। सबसे पहले हम लोग जानते बेटा परागण क्या होता है। परागण, ये परागण किसे कहते हैं? तो आप सीधा याद कर लीजिए जो पराग कण होते हैं क्या होते बेटा पराग कण होते हैं। यह कहां पर पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर। कहां पर पहुंचते बेटा? वर्तिकाग्र पर। इसे ही परागण कहते हैं। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को बेटा परागण कहा जाता है। अब ये जो परागकण अगर स्वयं से पहुंचेंगे तो स्वपरागण, किसी माध्यम की आवश्यकता पड़े, मीडियम की आवश्यकता पड़े तो उसे पर परागण कहा जाता है। बस इतना याद कर लीजिए, बाकी आप कर लेंगे। तो पर परागण क्या होता है? जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो परागण की इस विधि को पर परागण कहा जाता है। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कीट परागण, जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है तो कीट परागण कहते हैं। जंतु परागण, जब परागण की क्रिया बेटा जंतुओं के द्वारा होती है तो उसे जंतु परागण कहते हैं। वायु परागण, जब हवा के द्वारा होती है परागण किया वायु परागण। जल परागण, जब बेटा परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है तो उसे जल परागण कहते हैं। पक्षी परागण, जब पक्षियों के द्वारा परागण होती है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। अब पर परागण के लाभ क्या क्या हैं? पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। पहला कि पर परागण से उत्पन्न नई संततियां वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं जिससे ये अस्तित्व में लंबे समय तक रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट नई जातियों का बेटा जन्म होता है। तीसरा पॉइंट परागण को प्रोत्साहित करता है जिससे नए लक्षणों वाली जातियों का क्या होता है बेटा विकास किया जा सकता है। चौथा पॉइंट पर परागण द्वारा निर्मित पौधे अपेक्षाकृत स्वस्थ, मोटे और संख्या में क्या होते हैं अधिक होते हैं। पर परागण से हानियां क्या क्या हैं? तो सबसे पहला हानि ये है कि इस प्रकार के परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट अधिक परागकणों से उत्पन्न करना पड़ता है, मतलब अधिक परागकणों को क्या करना पड़ता है परागण के लिए उत्पन्न होना पड़ता है। तीसरा पुष्पों द्वारा कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग सुगंध उत्पन्न करने की जरूरत पड़ती है या आवश्यकता होती है। अगला यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसमें जात की शुद्धता नहीं रह पाती। अगला प्रश्न यहाँ पे गवाला कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण सहित आपको समझाना है कि जो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के क्या क्या महत्व है। क्लियर है? चलेगा। तो यहाँ पे डालेंगे सूक्ष्म जीव। सर ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? तो आप सीधा लिखिए ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, कवक आदि को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। सूक्ष्म जीवों का औषधियों में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है हेडिंग डालकर आप लोग लिखेंगे। सबसे पहला उपयोग किया जाता है बेटा हमारा डेयरी उद्योगों में, जैसे कि दूध से कई अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं, चाहे पनीर बनाना हो, दही बनाना हो, मक्खन बनाना हो, तो वहां पर हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। अपने सब लिखिएगा।
पेय पदार्थों और मादक पदार्थों के रूप में, जैसे कि ईस्ट का प्रयोग किण्वन के द्वारा हम लोग जैसे जौ को सड़ा करके क्या बनाई जाती है बेटा, बियर बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, तो ये सब बनाई जाती है। उसके बाद रसायनों और एंजाइमों में भी उपयोग किया जाता है, प्रतिजैविकों के निर्माण में भी किया जाता है, तो पॉइंट वाइज बना के लिख लेंगे। अगला यहाँ पे घ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान देना। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। मतलब जो कृषि है इसमें जैव प्रौद्योगिकी का क्या क्या उपयोग है, तो ऋण डालेंगे बेटा जैव प्रौद्योगिकी, लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक तंत्रों एवं क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग निम्नलिखित है। पहला है कि यह पीड़कनाशी प्रतिरोधी पौधों के विकास करने में इसका उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि और फसलों की वृद्धि करने के लिए, पर्यावरणीय असंतुलन जैसे सूखा, ताप, लवणता आदि के प्रति सहिष्णुता में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। छठा का प्रश्न है यहाँ पे, आवृत्ति विजयी अंडाणु का नामांकित चित्र। तो ये बेटा आप आवृत्ति विजयी अंडाणु का नामांकित चित्र आप ड्रा कर देना, आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, जेनेटिक कोड क्या होता है, यह किस प्रकार से वर्क करता है। यानी जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, क्या होता है और इसका वर्ग लिखना है। तो चलिए देखते हैं बेटा जेनेटिक कोड होता क्या है। तो अनुवांशिक कूट से आशय उन नियमों से है जिनका उपयोग करके जीवित कोशिकाएं अनुवांशिकी पदार्थ जैसे न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या न्यूक्लियोटाइड ट्रिक का एमआरएनए मैसेंजर आरएनए अनुक्रम या कोडान में कूटबद्ध सूचना को प्रोटीन में स्थानांतरित करती है। कूट का यह स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। जेनेटिक कोड के क्या क्या वर्ग हैं, तो जेनेटिक कोड का कार्य क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो जेनेटिक कोड स्थानांतरण प्रक्रिया द्वारा अमीनो अम्लों के निर्माण में भाग लेते हैं और इस कोड के माध्यम से यह पता चलता है कि कैसे ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड के समूह जिन्हें कोडान कहा जाता है पहचानते हैं कि कौन सा वाला अमीनो एसिड अगले प्रोटीन संश्लेषण में जाके जुड़ेगा। अगला प्रश्न है बेटा ग वाला, यहाँ पे पशु प्रजनन के महत्व पर आपको टिप्पणी करना है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हटा दीजिएगा, ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक ना। कभी कभी आपके बोर्ड में आपका आउट ऑफ सिलेबस भी दे देता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बीटी से आप क्या समझते हैं। बीटी कपास के उदाहरण सहित आपको बेटा स्पष्ट करना है कि बीटी कपास किसे कहा जाता है, क्या होता है बीटी कपास। तो सबसे पहले जानते बेटा बीटी फसलें क्या होता है, यानी बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी क्रॉप्स क्या होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, उसे बीटी फसलें कहती हैं। इसमें बीटी, अच्छा बीटी का पूरा नाम क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेंसिस होता है। विष होने से ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रतिविष होता है जो बैसिलस थुरिनजेंसिस नामक जीवाणु से क्या होता है बेटा, निर्मित किया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, जब इस विष को उत्पन्न करने वाले जीन को जीवाणु से निकालकर किसी पादप में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो यह प्रजाति पीड़क प्रतिरोधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटा, बीटी विष कहते हैं। बीटी कपास क्या होता है, यानी कि हम लोग कपास में बैसिलस थुरिनजेंसिस क्या किए बेटा, डाल दिए हैं जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके। तो यहाँ पे करेंगे कपास में बैसिलस थुरिनजेंसिस यानी कि बैसिलस थुरिनजेंसिस बीटी जीवाणु का आविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा निवेशित करके इसकी कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है। बीटी किस्म का उपयोग करके प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का फसल को कीट से बचाया जाता है। इसके फलस्वरूप कपास के उत्पादन में 45 से 50% की वृद्धि हुई है। कीटनाशकों पर होने वाला व्यय तथा पर्यावरण प्रदूषण भी कम हुआ है। बीटी कपास का यह पादप प्राकृतिक रूप से बीटी टॉक्सिन का उत्पादन करता है जो कपास के पौधे में गांठ उत्पन्न करने वाले कीट को क्या करता है बेटा, नष्ट कर देता है और इस विषाक्त पदार्थ के खाने के लिए कीट क्या होता है, मर जाता है। लेकिन बीटी कपास सहित सभी बीटी फसलों द्वारा मानव सहित अन्य जीवों व पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभावों के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने बेटा चिंता भी व्यक्त किया है। अगला यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न है, ये बेटा आपका होमवर्क है, आप लोग खुद से करेंगे, आपको मैं दे रहा हूं करने के लिए। क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मैं आपको सीधा थोड़ा बता देता हूं। जैसे जो मानव होते हैं
मानव में नर और मादा दो होती हैं। जो नर होता है नर, उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, और मादा में कौन सा गुणसूत्र होता है बेटा? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। जब हमारा एक्स और एक्स मिलता है तो क्या बनता है बेटा? कोई जो हमारा भ्रूण बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? लड़की बनेगी, गर्ल बनेगी। और वहीं पर जब हमारा एक्स और वाई होता है तो क्या बनता है हमारा? कोई बेटा लड़का बनता है, यानी कि वाई बनता है। ठीक ना? आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बेटा पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करिए, शेयर जरूर से जरूर करिएगा। बाकी हम पूरा पूरा आपका बेटा कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज यार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।